हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। तो देखना, अपना जो प्रकरण है वो आगे उसको बढ़ाते हुए चलते हैं। देखना, जो बड़माला रह चुकी है अपनी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखना, आप सभी को एक जान के खुशखबरी होगी कि पुलिस की वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, तो देखना इसी को ध्यान में रखते हुए देखना है, आज हम अपनी बड़माला को आगे बढ़ाते हुए जो भी बड़माला का शेष पाठ रहा है उसी को देखना मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। तो देखना, आज हम बात करेंगे किसकी, व्यंजनों की। अगर बात करी जाए तो देखना, आज हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो देखना प्यारे मित्रों, यहां से बात करेंगे व्यंजन। तो देखना, व्यंजन किसे कहा जाता है। अगर बात करी जाए व्यंजन, तो देखना व्यंजनों की परिभाषा की अगर बात करी जाए, इस व्यंजन की अगर परिभाषा की बात करी जाए तो कहा गया क्या है। तो देखना, सुनेंगे सभी। तो देखना, ये बात कही गई है इस व्यंजन के बारे में, ये बात कही गई है कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो तो उसी को क्या कहा गया है, व्यंजन कहा गया है। बात समझ आ रही है या नहीं। मेरा कहने का आशय ये हुआ, देखना अभी मैं व्यंजन के बारे में अगर मैं लिखता हूं, यहां से ए मैंने लिखा, अब बताएं ये क्या लिखा मैंने, ए मतलब एक स्वर है। इस ए को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है, अर्थात ये स्वतंत्र उच्चारित हो रहा है, इसका मतलब ये स्वर कहलाया जाएगा। परंतु बात चल रही है व्यंजनों की, तो व्यंजनों का मतलब हो गया मैं। अगर मैंने मैं लिखा तो देखना, मैं एक तो आवाज ही अपने आप में मैं, और उसके बाद में क्या किसकी आवाज दे रहा है बताएं मुझे, क्या ए की आवाज दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये तो है मैं। और देखना, मैं के अंत में आप इसको बोल के जब देखोगे तो मैं को जैसे बोल के देख रहे हो तो वहां से आवाज किसकी आ रही है, ए की, एक स्वर हो रहा है। तो देखना, यहीं से अगर आवाज करता हूं कै, तो देखना लास्ट में काय की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि इन वर्णों को बोलते समय जब किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो तो उसी को क्या कहा जाता है प्यारे में, उसी को कहा जाता है व्यंजन। तो देखना, व्यंजन की परिभाषा इतनी तो अभी समझ आ गई होगी कि व्यंजन किसे कहा जाता। मैं लिख दे रहा हूं यहां से, देखना जिन वर्णों को बोलते समय, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, जिन वर्णों को बोलते समय, वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की, अन्य की सहायता ली जाए तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये भी की समझ आ गई। देखना, अभी मैंने बताया है कि व्यंजन किन्हें कहा जाता, तो मैंने बताया है कि व्यंजन हम किसे कहते हैं, किसी अन्य वर्ण की, जी किसी वर्ण को, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो तो कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है व्यंजन। और देखना, व्यंजनों की यदि अगर बात करी जाए तो देखना, व्यंजनों की हमारी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33। उनकी संख्या कितनी होती है, 33। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, जो 33 व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। देखना, शॉर्ट माध्यम के तरीके से मैं आप सभी को देखना है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो देखना, ये जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो देखना है, यहीं से मैंने लिखा, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को प्यारे मित्रों क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। बात क्लियर। आगे देखना, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि कंडीशन देखना, यहां से सबसे पहली बात तो यह है कि जानना होगा व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहां से एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, यदि अगर बात करी जाए तो देखना होगा यदि अगर बात करी जाए तो देखना, व्यंजन सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो देखना, व्यंजन जिसको कहा जाता है अंतस्थ, जिसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ, अंतस्थ, और क्या कहा जाता है, व्यंजन, जिनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। यदि बात करी जाए अंतस्थ व्यंजनों की तो जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होंगे, यहां से बात करी जाए, एक तो क्या होगा, यह होगा, यह, रे, और एक होता है ले, और एक क्या होता है वह। इस प्रकार से जो है ये 4 होते हैं। क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। तो देखना, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। एक देखना है ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देखना, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4। कौन कौन से होंगे, यह, रे, ले, वह। ये चारों क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यदि अगर बात करी जाए प्राण वायु के आधार पर अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं,
या देखना पे ये वर्ण कैसे होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे। ये सभी आप जो होते हैं ना, ये चारों के चारों क्या होते हैं प्यारे मित्रों, कोई भी इनमें से का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होंगे, ये से और लिखा जाएगा घोष। क्या लिखा जाएगा, शघोष होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये क्या कहलाए जाते हैं बताएं, शघोष और साथ ही साथ क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। क्या, अल्प, अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और साथ ही साथ में सभी ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन सभी के सभी शघोष कहलाए जाते हैं, वो सॉरी सभी व्यंजन कहलाए जाते हैं। और क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। बात क्लियर। यहीं से मैं बात करता हूं, अगर यहां से अगर देखी जाए इन दोनों के उच्चारण स्थान की अगर बात करी जाए, तो देखना इन दोनों को कहा जाता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत मूल। क्या कहा जाता है, दंत और मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन दोनों को दंत मूल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वर्तस्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तस्य भी कहा जाता है इनको, वर्तस्य। अगर इसकी बात करी जाए तो देखना इसी के उच्चारण स्थान को कहा जाता है दंत, दंत ओष्ठीय। क्या कहा जाएगा, दंत ओष्ठीय होता है। अगर इसी की बात करी जाए तो देखना इसी को नाम क्या दिया जाता है, तालव्य। क्या कहा जाता है बताएं, तालव्य इसको नाम दिया जाता है। यदि अगर इनकी बात करी जाए तो देखना इन दोनों को और क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है प्यारे मित्रों, कहा जाता है अर्ध। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, अर्ध स्वर भी किसको कहा जाता है, अर्ध स्वर भी य और वे को कहा जाता है। आपसे पूछने लग जाए कि बताएं इन दोनों को अर्ध स्वर क्यों कहा जाता सॉरी इसके लिए बताइए अर्धस्वर क्यों कहा जाता है इन दोनों को। देखना अर्धस्वर, यदि बात करी जाए अर्धस्वर, देखना अर्धस्वर इसको इसलिए कहा जाता है इन दोनों को, यह और वह जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं प्यारे मित्रों, वो अर्धस्वर कहलाए जाते हैं। यहीं से बात करी जाए तो देखना अर्धस्वर, अगर मैं यहां से लिखता हूं कौवा, अगर मैं लिखता हूं देखना एक कौवा भी ये लिखा गया और ये क्या लिखा जाएगा, यहां से देखेंगे एक लिखा जाएगा कौवा। यहां से बात करी जाए तो देखना इसको पढ़ेंगे तो भी ये कौवा पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे तो भी कौवा पढ़ा जा रहा है। अर्थात इस देखना इस बै के स्थान पे इस स्वर से भी हमने काम चला लिया। अर्थात क्या हुआ कि देखना है सबसे पहली बात तो इसकी तीन थ्योरी को ध्यान में रखेंगे। यह और वे को अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखना है इनको क्या कहा जाता है कि स्वरों से तो ज्यादा समय लगता है और व्यंजनों से कम समय लगता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, अर्थात कहने का अर्थ से मेरा ये हुआ कि यह और वे को बोलते समय ना यह और वे का उच्चारण कर कि देखना स्वरों से ज्यादा समय लगेगा और व्यंजनों से कम समय लगेगा, तो इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। नंबर एक बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात ये हो गई, इसी की थ्योरी को अगर देखा जाए तो देखना है इन दोनों का करते समय, इन दोनों का उच्चारण करते समय ना हमारी जीभ जो है ना वो किसी भी मुखावयों को स्पर्श नहीं करती है। ये एकदम किसकी तरह बोले जाते हैं, स्वरों की तरह बोले जाते हैं। जब हमारी जीभ किसी भी मुखावयों को स्पर्श ना करती हो तो ऐसी स्थिति में उन दोनों व्यंजनों का नाम क्या पड़ा है, अर्धस्वर पड़ा है। नंबर दो बात। और नंबर तीसरी बात मैं ये बात बता दे रहा हूं, अगर हम देखना है अगर बा बना के कौवा लिखेंगे या आ बना के कौवा लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब इस बा की जगह इस बा की जगह इस आ का प्रयोग कर लिया, इसको भी हमने कौवा पढ़ा, इसको भी हमने कौवा पढ़ा। अर्थात कहने का आशय ये हुआ। दूसरी कंडीशन, अगर महिलाएं लिखेंगे, अगर महिलाएं लिखेंगे एक महिलाएं, देखना कहने का मतलब मेरा आशय ये हुआ या तो ये बना देना या ये बना देना, और दोनों के अंत में महिलाएं महिलाएं अगर रहेंगे तो देखना महिलाओं की जगह क्या होगा, या तो ये को बना देना तो भी महिला पढ़ा जाएगा या ए को बना देना तो भी महिलाएं पढ़ा जाएगा। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण किसी हम स्वर की जगह भी कर लिया करते हैं, ठीक। तो इसका अर्थात इसका आशय ये हुआ, मेरा कहने का आशय ये हुआ जब किसी स्वरों की जगह इनका हम प्रयोग कर लेते हैं तो इनको इसलिए भी अर्धस्वर कहा गया है। बात क्लियर हो गई या नहीं। अभी एक बार अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, मैं आपके सामने बता चुका हूं। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 है, यह र ल व। चारों क्या होते हैं प्यारे मित्रों, क्या होते हैं, सघोष होते हैं और चारों के चारों क्या कहलाए जाते हैं, अल्पप्राण कहलाए जाते हैं। यहीं से अगर बात करी जाए तो देखना इन दोनों का उच्चारण स्थान की क्या कहा जाता है, इसी का दंतमूल होता है या वर्तस्य भी कहा जाता है। और देखना इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ्य होगा, इसका क्या होगा, तालव्य होगा। और यह और वह को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि स्वरों से तो कम समय, स्वरों से ज्यादा व्यंजनों से कम समय लगता है, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और इनका प्रयोग व्यंजन की जगह, इनका प्रयोग स्वरों की जगह भी कर लिया जाता है। आगे देखना है
यदि अगर इसकी बात करी जाए तो देखना रे का दूसरा नाम एक रे का और नाम होता है जिसका नाम क्या होता है? लुंठित। क्या कहा जाता? क्या कहा जाता है? इसको नाम लुंठित होता है। यदि और इसकी अगर बात करी जाए तो प्रेकंपित। क्या कहा जाता है? इसको प्रेकंपित भी कहा जाता है। और लय को क्या कहा जाता है? पार्श्विक। क्या कहा जाता है? इसको लय का और दूसरा नाम क्या होता है? पार्श्विक भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, आप सभी को जान के अच्छा लगा होगा कि देखना इन चार व्यंजनों के बारे में जितनी वार्तालाप मैंने बताई है वो सारी वार्तालाप आपको याद रखनी है, अपने ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन और बनने ही वाला नहीं है। जितनी चीजें थी मैं आप सभी को यहाँ बता चुका हूँ इनके बारे में सभी को। ठीक, आगे यदि बात करी जाए तो देखना, और इसी के बाद अगर देखा जाए तो और एक अब आगे की बात करेंगे जिसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो देखना है ऊष्म व्यंजन किनको कहा जाता है। यदि बात करी जाए ऊष्म, देखना है यहीं से एक पॉइंट में बताने जा रहा हूं। यहां से देखना, यहां से पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। तो देखना ऊष्म व्यंजनों की यदि अगर बात करी जाए, ऊष्म व्यंजनों की अगर बात करी जाए तो देखना ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो प्यारे दोस्तों वो कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन से होंगे? यहाँ से बात करी जाए श मिलेगा, यहाँ से देखना बात करी जाए श होगा, और यहाँ भी एक श्रय होगा, और यहाँ से आपको प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा? एक है मिलेगा। ये क्या होता है बताएं? इन्हीं को कहा जाता है ऊष्म। संघर्ष से कह दो या संघर्ष से कह दो या ऊष्म कह दो, ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं जिसका नाम होता है देखना जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ज्यादा घर्षण करना पड़ता हो, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय ज्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? ऊष्म संघर्ष व्यंजन कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो मैं आपके सामने लिख चुका हूं, यहाँ ये चारों आपके सामने है। यदि बात करी जाए कि बताना होगा, यदि बात अगर करी जाए तो बताना कि घोष के आधार पर ये सभी चारों वर्ण कैसे होते हैं। यदि इन चारों की अगर बात करी जाए तो देखना ये चारों के चारों जो होते हैं, इन चारों को क्या कहा जाएगा? बताऊं आप, इन चारों को बताएं क्या कहा जाएगा? शयघोष कहा जाएगा, अघोष कहा जाएगा, अल्पप्राण कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाएगा। बताएं आप सभी, ये चारों के चारों बताएं क्या होंगे? देखना इन सभी की अगर बात जाए तो देखना है यहां से अगर बात करी जाए तो देखना ये वाले जो तीनों से होते हैं, इन तीनों को जो नाम दिया जाता है, इन तीनों को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया? ए, और घोष का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तो सहज होते हैं वो अघोष होते हैं, और है जो होता है ना, है जो होता है होता है श घोष। है क्या होता है? श घोष कहलाया जाता है। और यहीं से इनकी बात करी जाए तो सभी क्या कहलाए जाते हैं? अल्प। क्या कहे जाते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? ये वायु प्राण के आधार पर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। चारों के चारों क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। और सभी देखना ये अघोष होते हैं, और ये क्या होते हैं? एक मिनट सॉरी, चारों के चारों क्या होते हैं प्यारे मित्रों? ये होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। चारों के चारों महाप्राण होते हैं। तीनों से क्या होते हैं? अघोष होता है, और है जो होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। यदि इसी की बात करी जाए देखना इसका नाम और क्या होता है? कंठ्य। इसको कंठ्य भी कहा जाता है। यदि इसकी बात कही जाए तो अली। क्या कहा जाएगा? अली। और इसका नाम क्या होता है? जीवा। इसको अली जीवा भी कहा जाता है। देखा जाए तो इसको स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय भी इसको कहा जाता है। इसको देखा जाए तो देखना इसको काकल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य। इसको काकल्य भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर यंत्रीय भी कहा जाता है, अलिजीवा भी कहा जाता है, और कंठ्य भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो देखना इसी के उच्चारण स्थान की अगर बात करी जाए तो देखना इसी का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य कहलाया जाता है। और इसकी बात करी जाए तो देखना इसकी बात करी जाए तो देखना इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? और यहां से बताएं आप सभी इसका उच्चारण जो होगा वो क्या होगा? बताएं आप, बताएं इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? सभी बताएंगे, बताएं सब। यहां से बात करी जाए तो देखना यहां से क्या होगा? दंत्य सकार होता है। एक दंत्य सकार होता है, एक तालव्य सकार होता है। बताएं, तो देखा जाए तो यहां से देखेंगे दंत्य सकार, यहां से देखेंगे तो ये होता है तालव्य। दंत्य सकार होगा, एक तालव्य होगा। ये दंत्य और ये क्या होता है? ये होता है तालव्य। याद रख लेंगे सभी।
ठीक है, देखना अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या प्यारे मित्रों कितनी होगी, 4 होगी। और चारों कौन से होते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ उल्लेखित करा है, स और है। तीनों तो स होते हैं, एक है भी होता है। इन चारों की बात करी जाए तो देखना प्राण वायु के आधार पर सभी चारों के चारों क्या होंगे, महाप्राण कहलाए जाते हैं। और तीनों स क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, वो क्या होंगे, अघोष होते हैं। है जो होता है वो सघोष होता है। और चारों के चारों प्राण वायु के आधार पर कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं। इस है की बात करी जाए तो कंठे के नाम से भी जाना जाता है, इसको अलीजी कहा जाता है, स्वरेंद्र भी कहा जाता है, इसको काकल्य भी कहा जाता है। ठीक, यहीं से बात करी जाए तो देखना इसको तालव्य सकार कहा जाता है, इसको दंत्य सकार कहा जाता है। ठीक, और इसको मूर्धन्य सकार कहा जाता है। देखना बाकी तो इसके बारे में जितनी वार्तालाप थी वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप सभी को ना। यहां से देखना जितना भी ये तालव्य सकार है, जितनी वार्तालाप मैं कर चुका हूं आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां कंडीशन, अच्छा ये वाला इसको लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे तालव्य सकार, ये तालव्य सकार ये, और दंत्य सकार, सॉरी ये दंत्य सकार है, ये वाला ये दंत्य सकार होगा, ये तालव्य सकार होता, वो ठीक है। ठीक, इतनी वार्तालाप देखना। दो व्यंजनों के बारे में मैं अंतस्थ व्यंजन आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, और इसी के बाद में मैं क्या समझाया, मैंने आपको ऊष्म व्यंजन समझाया। इसी के बाद में देखना होगा एक पॉइंट और याद करेंगे हम, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से। तो देखना जिसका नाम क्या पढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हम पढ़ते हैं। तो देखना है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्या होता है। तो देखना उत्क्षिप्त के बारे में जानेंगे हम। यहां से पढ़ते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनका नाम क्या होता है, ताड़नजात। ताड़नजात फेंके हुए, फेंके हुए व्यंजन, इनको इतने नामों से जाना जाता। देखो तो उत्क्षिप्त कह दो, या ताड़नजात कह दो, या फेंके हुए कह दो, या इसी का एक नाम और पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन कह दो। द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। यदि देखा जाए तो देखना ऐसी स्थिति में वो कौन से होते हैं जिनकी संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होती है, तो संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहीं से बात करी जाए तो देखना नंबर 1 संख्या आपको ये देखने मिलेगी, और नंबर 2 में आपको संख्या ये देखने को मिलेगी। तो यहां से देखना अभी मैं बता दे रहा हूं, आपने सुना होगा एक तो ये वाला होता है और एक ये होता है। यदि अगर दोनों की बात करी जाए तो बताना ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सघोष कहलाए जाते हैं। दोनों के दोनों क्या होंगे, सघोष होंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अल्प और प्राण। इसी को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण, और इसको कहा जाता है महाप्राण। इसको क्या कहा जाएगा, महाप्राण। देखना अभी यहाँ मेरी बात सुनेंगे, इसको कहा जाता है अल्पप्राण और इसको कहा जाता है महाप्राण। ये दोनों जो है ना अपनी अपनी जगह देखना इसको क्या कहा जाएगा, इस किस नाम से जाना जाता, उत्क्षिप्त व्यंजन कह दो, या ताड़नजात कह दो, या फेंके हुए कह दो, या फिर क्या कह दो, द्विगुण व्यंजन इनको कह दो। मतलब इनको बोलते समय हमारी जीभ जो है ना बहुत संघर्ष, मतलब क्या है, उल्टी सीधी होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। तो देखना ऐसी स्थिति में इनकी संख्या 2 होती है, दोनों के दोनों सघोष होते हैं। इसको अल्पप्राण कहा जाता है, इसको महाप्राण कहा जाता है। और देखना यहाँ एक बात और जाननी होगी, ये जो चीज लिखी है ना इसी को ताड़नजात कहा जाता है, या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। बात क्लियर है या नहीं। देखना एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इससे ज्यादा देखना यहाँ आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। तो देखना आगे देखना मैं यहाँ बताने वाला, आप बताएंगे मुझे सब। देखना कोई भी अगर अक्षर है, देखना यहीं से मैं बता दे रहा हूं, यहां से ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर समझ नहीं आए तो देखना एक बार फिर दोबारा बताऊंगा मैं। तो देखना आप बताएंगे सभी, यहां से ये चीजें होती हैं, जबकि इसके नाम को कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है, शिरोरेखा कहा जाता है, शिरोरेखा। और इसी को नाम क्या दिया जाता है, इसी का जो नाम होता है ना, इसका जो नाम होता है वो नाम क्या होता है, खड़ी। क्या होता है बताएं मुझे, खड़ी पाई। इसको क्या नाम दिया जाता है, खड़ी पाई के नाम से जाना जाता है। तो देखना यदि कोई वर्ण लिखा तो देखना उस वर्ण के चारों तरफ बिंदी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, बताएं सभी, अब बताएं मुझे। ये पण है, ये क्या है, वर्ण है ना, और ये क्या है मतलब बताएं मुझे। खड़ी पाई का कोई अक्षर है, और खड़ी पाई का जो अक्षर होता है देखना अभी मैं बता दे रहा हूं, एक बिंदी का प्रयोग तो हम यहाँ भी करते हैं, और देखना एक बिंदी का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं।
एक बिंदी का प्रयोग यहाँ भी करते हैं और एक बिंदी का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं। तो बताएं इन सभी के अपने अपने नाम होते हैं, बताएं वो क्या नाम होते हैं, आप मुझे वो बात बताएंगे, बताएं आप सब। तो देखना यहां से अगर देखा जाए तो देखना इस बिंदी का नाम जो होता है इसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है? इसको अनुस्वार का नाम दिया जाता है। देखना यहां से अगर बात करी जाए तो देखना इसका जो नाम होता है वो पंचम बिंदु कहा जाता है। पंचम बिंदु, इसको क्या कहा जाएगा? पंचम बिंदु कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहते हैं हम वो कहते हैं नुक्ता चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जो नाम है, इसका जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है? ताड़नजात। क्या पड़ा है? इसका जो नाम है वो ताड़नजात है। यदि किसी अक्षर के चारों तरफ अगर बिंदी लगती है तो उन सभी के अपने अपने नाम होते हैं। देखो यहाँ ऊपर अगर बिंदी लगी है तो उसी का नाम अनुस्वार होता है, और इधर लगी है तो उसी को नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इधर लगी है तो पंचम बिंदु के जाना जाता है, और यहाँ से अगर यहाँ लगी है नीचे तो उसी को ताड़नजात के नाम से जाना जाता है। तो देखना नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किसने करा था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करा था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहां से लिख सकते हैं राजा शिव और लिखते हैं राजा शिव प्रसाद और लिखेंगे सितारे हिंद। किसने लिखा था भाई? ये देखना यहाँ जो नुक्ता चिन्ह का जो प्रयोग करा था वो राजा शिव प्रसाद हिंद ने करा था, इसीलिए इनको देखना है। और इसीलिए जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करने के बाद इनका जब नाम पड़ा था तो इन्हीं का नाम पड़ा था आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की इनको कहां रख दिया गया था? आगत व्यंजनों की श्रेणी में रख दिया गया था। तो कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि देखना नुक्ता चिन्ह का जो प्रयोग करा था, जो आगत व्यंजन है, उन आगत व्यंजनों पे जो नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करा था वो किसने करा था? तो हम बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है। और देखना यही कारण ये रहा था कि इनको अरबी का माना था? अरबी और फारसी का इसलिए इनको मान लिया गया था क्योंकि अरबी की और फारसी की लिपि जो है वो सेम है, दोनों की सेम लिखी जाती है, इसीलिए इनको अरबी फारसी का मान लिया गया था। यहां तक बात क्लियर है सभी को? बताएं सब लोग। देखना व्यंजनों के बारे में आज जो वार्तालाप मैंने करी है, ट्रिक के माध्यम से जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास करा है। तो देखना है इस व्यंजनों के बारे में जितनी भी वार्तालाप थी वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ तक एक पॉइंट और बचा है, इसी के बाद हम स्पर्श व्यंजनों की बात करेंगे। जो हमारी सारणी होती है जिसको 25 स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो देखना कैसे मेथड की जो सारणी होती है उसको बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। इससे पहले देखना होगा हमें संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानना होगा। तो देखना जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं तो उसके बारे में मैं वार्तालाप आपसे करने वाला हूं। यहां देखेंगे सभी लोग। तो देखना यहां से अगर बात करी जाए तो देखना है संयुक्त, हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन है, तो देखना संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करी जाए तो मैं बता दे रहा हूं। यहां से एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे यहां। तो देखना ये लिखता हूं मैं यहां से संयुक्त, क्या लिखता हूं मैं? संयुक्त और व्यंजन। तो देखना संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करी जाए तो देखना संख्या तो होती है कि कितनी? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। अगर इसकी परिभाषा की यदि अगर बात करी जाए तो देखना है परिभाषा क्या होती है, तो याद रखेंगे 2 व्यंजन, देखो 2 व्यंजन और एक स्वर के योग से बने अक्षर व्यंजन, योग से बना अक्षर संयुक्त योग से वना व्यंजन, ऐसा कर लो वना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इतनी बात मैंने अभी कहा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 होती है। यदि बात करी जाए इनकी परिभाषा क्या होगी तो देखना आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन की जो परिभाषा होती है वो यही होती है जब 2 व्यंजन एक स्वर का कहीं भी योग करा दिया जाए और जो भी बनने वाला
अक्षर होगा तो उसी को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखना सबसे पहली बात तो ये होगी कि देखना है कि जो मेनली है वो चार ही हैं, इनके अलावा भी संयुक्त अक्षर बहुत सारे होते हैं, वो सभी को याद रखना। यदि इन चारों के अलावा संयुक्त अक्षरों का प्रयोग तो करा जाता है हमारी हिंदी वर्णमाला में, इसका मतलब ये होता है कि जहां भी दो व्यंजन और एक स्वर योग कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या कहलाया जाता है, संयुक्त अक्षर कहलाए जाते हैं। बात क्लियर है या नहीं? आगे देखना, जिनकी संख्या अभी देखना मैं बता दे रहा हूं, संख्या उनकी कौन सी है, 1 2 और एक ये लिखा मैंने आपके सामने 3। ठीक, देखना ये तीनों के तीनों आपके सामने लिखे हैं, यहां मैंने आपके सामने संयुक्त अक्षर लिखे हैं। अब संयुक्त अक्षर देखना किस किस के योग से बनते हैं। ये अगर यदि इसकी बात करी जाए तो देखना है यहां से क मिलेगा और क के साथ क्या मिलेगा, श मिलेगा। इस स पे भी हर चिन्ह का प्रयोग होगा और यहां से क्या लिखा जाएगा, अ लिखा जाएगा, तभी तो संयुक्त हुआ। दो व्यंजन एक स्वर का जब योग होता है, देखो यहाँ तो जबकि बताने वाले ये वाली बात बोलते हैं, जबकि बताने वाले ये वाली बात कहते हैं और स के योग से क और प्लस स के योग से क्या बनता है, स, ये कक्षा वाला स बनता है, परंतु ये गलत बात है, ये गलत है। जबकि ये तो दो ही व्यंजन है परंतु इसके साथ में एक स्वर, देखो यहाँ भी तो हल चिन्ह का प्रयोग करोगे तो ए मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो व्यंजन। क्या हुआ इसका मतलब, ये तो दो व्यंजन है और एक क्या है, स्वर है। जब दो व्यंजन एक स्वर के योग से अगर किसी नए अक्षर का प्रयोग हो तो उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त अक्षर कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। यहां से बात करी जाए तो देखना यहां से क्या मिलेगा, जे प्लस क्या मिलेगा, व मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, एक ए मिलेगा। बात क्लियर है? यहां से अगर बात करी जाए तो देखना यहां से तय मिलेगा, यहां से रे मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक, और यहां से अगर बात करी जाए तो देखना यहां से क्या मिलेगा, श मिलेगा, यहां भी रे मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई। तो देखना यहां से आओ, योग किसका होगा, ये होगा, इसका योग यहां होगा, ये इसका है, ये इसका। मैंने आप सभी को यहां ऐसे बताया है कि देखना जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं तो उन सभी का देखना अपने अपने मैंने सारी चीजें यहाँ बताई हैं। ठीक है, तो देखना ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होंगे, 4 होते हैं। और दो व्यंजनों के देखना दो व्यंजन एक स्वर जहां भी योग करेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। सॉरी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। किस किस के योग से बनते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ बता चुका हूँ। और देखा जाए तो ऐसी स्थिति में देखना ये जो कंडीशन बनी है ना, ये सारी कंडीशन जो बनाई है देखो किस किस के योग से बने हैं तो वो चीजें मैंने बता दी है। ठीक है ना, आज के लिए यही विराम देते हैं।